हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हम आए हैं ग्रेविटेशन का लेक्चर नंबर 2 लेकर, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं ग्रेविटी की। सर, ग्रेविटेशन में ग्रेविटी की क्यों बात करने वाले हैं? क्योंकि ग्रेविटेशन और ग्रेविटी में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। बच्चे इसको एक ही बात मानते हैं, इसमें क्या डिफरेंस है, ग्रेविटी को कैसे निकालते हैं, क्या ग्रेविटी का फॉर्मूला बना, दोनों का एग्जैक्ट डिफरेंस है क्या। फिर हम देखेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, जो आपने जी छोटा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकाला, वो क्या होता है। और ये ग्रेविटी हाइट को चेंज करने से, जैसे अर्थ की सरफेस पे अलग ग्रेविटी होगी, आपने सुना होगा सर पोल्स पे अलग होती, इक्वेटर पे अलग होती है, तो ये क्यों अलग अलग होती है। तो आज ये सारी बातें आज हम इस लेक्चर में करेंगे। इस लेक्चर को देखने के बाद आपको ये सारे के सारे कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है ग्रेविटी और ग्रेविटेशन। तो जैसे कि मैं बोल रहा हूं, ग्रेविटी क्या होती है। तो ग्रेविटेशन हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था ग्रेविटेशन क्या होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। दो ऑब्जेक्ट्स होंगे, कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स दुनिया में, कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स जिनके बीच का डिस्टेंस मान लो r है, तो उनके बीच में हमेशा एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, वो होगा Gm1 m2 बाय उनके डिस्टेंस का स्क्वायर। ये ग्रेविटेशन फोर्स है, ये दो बॉडीज का मास है, ये इनके बीच का सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस है, और ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होती है। सही है, इतनी पिछली बार में बात करी थी। आज हम बात करेंगे ग्रेविटी की। तो ग्रेविटी क्या होता है कि हमारा, आपको पता है कि हमारे पास हमारी एक प्यारी सी सुंदर सी धरती है। सही है, धरती सुंदर नहीं बनी, कोई बात नहीं, धरती है। तो धरती के ऊपर आप कोई भी चीज फेंको, कोई भी चीज फेंको, मैंने फेंकी तो वापस चौंक नीचे क्यों आया, ये चौक ऊपर फेंका नीचे क्यों आया। मैं अगर फर्स्ट फ्लोर से नीचे जंप मार दूं तो नीचे ही क्यों जंप मारूं, ऊपर क्यों नहीं जा सकता था। ऐसे क्यों बोलते सर, नीचे जंप मार दूं, नीचे ही क्यों जाते हो आप, हम ऊपर क्यों नहीं जाते। कोई चीज ऊपर फेंके तो ऊपर 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 जाती है ना, क्यों नहीं गई, वापस क्यों आई। गिलास नीचे गिर के टूट ही क्यों जाता है, मतलब गिलास नीचे ही क्यों गिरता, छोड़ दो तो हवा में क्यों नहीं तैरता रहता। ये सारी बातों का एक ही जवाब है, वो है ग्रेविटी। तो ग्रेविटी क्या करती है, ग्रेविटी का एक फंक्शन है, वो क्या करती है, जो भी कोई चीज है जिसका कुछ मास है, ग्रेविटी, अर्थ की ग्रेविटी हर चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। अर्थ की ग्रेविटी हर चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर, देखो ये है तो ग्रेविटेशनल फोर्स जैसा है कि दो मासेस के बीच में अट्रैक्शन होगी, वो अट्रैक्टिव फोर्स होगा। बट ये कुछ कुछ अलग भी है। ये क्या करेगी, हर ऑब्जेक्ट को धरती अपनी तरफ ही अट्रैक्ट करेगी। हम कुछ ऊपर फेंकेंगे तो धरती बोलेगी नहीं नहीं नहीं, नहीं कहाँ जा रहा है, तो वापस आ जा। जब उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, उसके बाद वो वापस धरती पे ही आएगा। कोई भी चीज देख लो यार, मैं कोई भी चीज गिर दूं, मैंने पत्थर फेंका, न्यूटन के सर के ऊपर एप्पल बजा था, जो कि सही नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसने एप्पल की वजह से ग्रेविटेटी पर ऐसे वो थ्योरी दे दी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट फिर भी आपने सुना होगा कि वो न्यूटन के सर के ऊपर आकर बजा तो उसने ग्रेविटी को डिस्कवर कर दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, ये एक मनगढ़ंत है, हाइपोथेसिस है। पर नॉर्मली किसी के ऊपर बजा, कोई चीज ऊपर से गिरी, बारिश ऊपर से नीचे क्यों गिरती है, हम ऊपर से नीचे क्यों गिरते हैं, कोई चीज छोड़ दी तो नीचे ही क्यों गिरेगी, ये सब ग्रेविटी के कारण है। कोई चीज को छोड़ोगे तो अर्थ, नीचे क्या है, अर्थ है, तो अर्थ हर चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसको ग्रेविटी बोला गया। फिर हमने एक जी की वैल्यू निकाल दी। वो क्या बोला कि हमने बोला कि अर्थ के ऊपर कोई भी चीज को हमने जब छोड़ा तो उसके ऊपर एक फोर्स लगा होगा m × a। हर ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लगता है, मैंने इसको छोड़ा तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा m × a एक्सेलरेशन, कि कितनी एक्सेलरेशन से जाएगा। अब ये कौन सी एक्सेलरेशन जा रहा है, क्योंकि धरती खींच रही है इसको, धरती खींच रही है। हमने बोला कि धरती एक इसको खींच रही है, तो इसकी ग्रेविटी से इसके ऊपर फोर्स लगता है mg, और इसको नाम दे दिया गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि हर चीज को धरती अपनी तरफ ही खींचती है एक एक्सेलरेशन के साथ। तो वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g नाम दे दिया गया। इसकी वैल्यू हमने 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकाली भी है, जो कि आपको सबको पता भी होगा। तो ये तो कंसेप्ट आप यूज करते हो, तो ये तो बिल्कुल आसान सी बात है कि ग्रेविटी क्या होती है। बट हमें पढ़ना है ग्रेविटी और ग्रेविटेशन के बीच का डिफरेंस, तो पॉइंट लिखो, कॉपी पेन निकाल लो, ठीक है जी, और नोट करना शुरू करो। सबसे पहली बात ये, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होता था, मैं उसको Fg लिख रहा हूं, ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है। ये क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज अ अट्रैक्टिव फोर्स
बिटवीन टू मासेस, बिटवीन टू मासेस, कोई भी दो मासेस होंगे, कोई भी दो मासेस, ऊपर से नीचे नहीं, ऐसे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल भी होंगे तो भी उनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। वो फोर्स फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कहलाता है या ग्रेविटेशन कहलाता है नॉर्मली। जहां तक ग्रेविटी की बात है वो ऐसा नहीं है। ग्रेविटी क्या करती है, हर ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ, टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ, यानी कि अर्थ की तरफ अट्रैक्ट करती है। ये ग्रेविटी का फोर्स है। समझ में आई बात, ये ग्रेविटी का फोर्स है। वो कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स, वो ग्रेविटेशन का फोर्स। सर ये भी तो दो ऑब्जेक्ट ही तो है ना, एक मास एक धरती, पर ये हमेशा ऐसे लगेगा, ग्रेविटी कभी भी ऐसे नहीं लगती हॉरिजॉन्टल। ये बात इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे, ये ग्रेविटेशन फोर्स हॉरिजॉन्टल भी लग सकता है। मेरे और उस चेयर के बीच में, सर हमें चेयर नहीं दिख रही, कोई बात नहीं, अज्यूम कर लो कि वो पड़ी चेयर, तो हम दोनों के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स है जिसको हमने बोला, क्या बोला हमने, उसको बोला ग्रेविटेशन। सही है। तो अगला पॉइंट ऑफ डिफरेंस इन दोनों का अगला पॉइंट ऑफ डिफरेंस है कि, रब कर दूं, पहले रब कर देते हैं, ठीक है जी। अगला पॉइंट ऑफ डिफरेंस हुआ, अगला पॉइंट ऑफ डिफरेंस तो नॉर्मल है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होता है G(m1) m2 का r², और ग्रेविटी होती है F=mg। ये रही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सिंपल सी भाषा लिख लोगे। तीसरी बात अगर कोई पूछ ले, तीसरी बात ये रहा कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होता है, m1 और m2 दो बॉडीज के बीच में, ये हमेशा इन बॉडीज की सेंटर टू सेंटर लाइन के बीच में ही लगेगा। मतलब अगर बॉडीज ऐसे हुई तो अब फोर्स इधर और इधर नहीं लगने वाला, फोर्स हमेशा सेंटर टू सेंटर लाइन के बीच में ही अट्रैक्टिव फोर्स लगने वाला है। समझे, ये होता है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, हमेशा सेंटर टू सेंटर के बीच में ही अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। जबकि ग्रेविटी होता है वो हमेशा वर्टिकल लगता है, ये अर्थ रही, ये मून, तो हमेशा वो ऐसे ही लगेगा, पर वो भी लगेगा सेंटर टू सेंटर के बीच में ही। मतलब आप बोलोगे कि अगर ये यहाँ पर रहा तो ये इसको ऐसा खींचेगा, नहीं, अभी भी इसको सेंटर टू सेंटर के बीच में ही खींचेगा। वो हॉरिजॉन्टल नहीं लग पाएगा। सर हॉरिजॉन्टल भी लग जाएगा, सर यहाँ पर होगा, अगर हम धरती ये बड़ी रही तो हम अगर यहाँ पर रह रहे हुए तो यहाँ से ऑब्जेक्ट तो इधर ही गिरेगा। समझे। अरे यार देखो, अगर ये अर्थ है, तुम्हें पता हम अर्थ के इस वाले डायमीटर पे रहते हैं, ऊपर थोड़ी रहते हैं अर्थ के यार। हाँ सर बिल्कुल, हम तो यहाँ रहते हैं ना, हमारे देश यहाँ है, ऐसे ऐसे घूम रहे हैं इधर। तो यहाँ से अगर मैं कोई चीज गिराऊं तो वो ऐसे ऐसे फेंकता हूं मैं। मतलब अगर ये अर्थ है, हमें लग रहा है कि हम ऐसे सीधे हैं, बट हम अर्थ के इस कॉर्नर पे हैं, इस वाले पे। तो यहां से कोई चीज गिरी तो इधर को ऐसे जाती है, तो अर्थ उसको फिर ऐसे खींच लेती है। हमें लग रहा है कि हम ऐसे खड़े हैं, बट हम ऐसे अर्थ के साथ, अर्थ ऐसे, नहीं समझे, बॉल है क्या मेरे पास कोई? हाँ देखो, जैसे ये है मेरे पास, एग्जाम्पल लेता हूँ, ये रही अर्थ, बल्जिंग स्फीयर। तो हम अर्थ के कहाँ रह रहे हैं? यहाँ रह रहे हैं? नहीं, यहाँ थोड़ी रह रहे हैं, हम अर्थ के इस कॉर्नर पे रह रहे हैं, यहाँ पर रह रहे हैं। तो मैं बोलता हूँ अगर मैंने कोई चीज ऊपर फेंकी तो ऊपर ऐसे नहीं जाती, मैं यहाँ से इधर को फेंकता हूँ, मैं यहाँ पर ऐसे चलता हूँ, टूं। समझे, जैसे ये है। तो अगर मैं कोई चीज फेंकूंगा तो इस डायरेक्शन में जाती है ऊपर, ये वाली डायरेक्शन है ऊपर वाली इसकी, तो इधर जाएगी, तो अर्थ उसको दोबारा फिर खींच लेती है। समझ में आ रही है? ऐसे थोड़ी है कि यहाँ से फेंकी तो ऐसे ऊपर, नहीं, यहाँ से अगर मैं खड़ा हूँ, ऐसे खड़ा हूँ मैं, ऐसे नहीं खड़ा, ऐसे खड़ा हूँ, तो इधर से अगर मैंने बॉल फेंकी, कुछ भी फेंका, तो ये ऐसे जाएगा और धरती उसको दोबारा धूम वापस आ जाता है। समझ में आया अर्थ का ग्रेविटी क्या काम करती है? क्लियर है? ओके। तो ये रहा तीसरा पॉइंट। तीसरा कौन सा? चौथा। फोर्थ लिखो। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो जीरो हो सकता है, कैन बी जीरो, अगर दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का डिफरेंस इन्फिनिटी हो जाए। अगर दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का बहुत दूर हो, जैसे अर्थ और मून का है, इन्फिनाइट डिस्टेंस है, अर्थ और स्टार का है, इन्फिनाइट डिस्टेंस है, तो उनके बीच का ग्रेविटेशन फोर्स टेंड्स टू जीरो हो जाता है। हालांकि कुछ तो है, देखो अगर ये जीरो, ये इन्फिनिटी हो, इन्फिनिटी का स्क्वायर जीरो, इन्फिनाइट का स्क्वायर जीरो, कोई कुछ भी रेज टू द पावर स्क्वायर बोल दिया जीरो, कुछ भी रेज टू द पावर इन्फिनिटी जीरो होता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो। पर क्या ग्रेविटी जीरो हो सकती है? ग्रेविटी जीरो
नहीं हो सकती, एक स्पेशल केस में हो सकती है, जब हम अर्थ के ही सेंटर पर आ जाएंगे। ये रही अर्थ, ये अर्थ हर चीज को अपने सेंटर की तरफ खींच रही है। तो जो चीज के सेंटर पे ही हो, मैं अगर अर्थ के सेंटर पे पहुंच जाऊं, जो कि नहीं पहुंच पा रहा, लावा है सर, हम क्या करने जाएंगे, तो अर्थ के सेंटर पे ग्रेविटी जीरो होती है। अच्छा याद रखना, अर्थ के सेंटर पे, ये सेंटर पे ग्रेविटी जीरो होती है। जैसे जैसे इससे दूर जाते रहेंगे, दूर जाते रहेंगे, जाते रहेंगे, ग्रेविटी बढ़ती है, फिर धीरे धीरे फिर कम होनी शुरू हो जाती है। समझे? हाँ, ओके, नहीं समझे, ओके, पक्का समझो कैसे समझ। चलें आगे। ओके, अगला है जी, ग्रेविटी और ग्रेविटेशन के बीच का डिफरेंस, रिलेशन। जो ग्रेविटी है उसका ग्रेविटेशन से क्या लेना देना है भाई और बहनों? भाई और बहनों को लेना देना है सर, क्या लेना देना है वो हम समझेंगे आज। सही है, ग्रेविटी और ग्रेविटेशन के बीच में क्या रिलेशन है। तो हमारा टॉपिक है, हेडिंग डालो, रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी। तो तुम समझो, क्या समझो, मान लो मैं बोलूं कि ये रही एक मेरी प्यारी सी अर्थ है, ये मेरी, ये क्या मेरी अर्थ है, अर्थ। इसका मान लो रेडियस है कैपिटल आर। मान लो इसके सरफेस के ऊपर तुम बैठे हो, ये गोलू से तुम बैठे हो, जिसका मास है कैपिटल स्मॉल एम। अर्थ का मास है कैपिटल एम, अर्थ का मास है कैपिटल एम, तुम्हारे गोलू से का मास है स्मॉल एम। सही है, ठीक है जी। और तो ये दो मासेस हुए ना, एक मास ये रहा, एक मास ये रहा बड़ा, तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जिसको हम ग्रेविटेशन फोर्स बोलेंगे। बिल्कुल सर, तो इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशन वाला फॉर्मूला लगाओ, तो इनके बीच में फोर्स कितना होगा? इनके बीच में फोर्स होगा जी m1 m2, यानी कि m कैपिटल M अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस, सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस, जो कि होगा रेडियस। इसका तो रेडियस r होगा, जो कि बहुत छोटा हुआ सर, मेरा तो कोई रेडियस ही नहीं है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ये वाला रेडियस होगा, तो मैं बोल दूं r का स्क्वायर। बिल्कुल सही बात है। अब बात समझो, अब ये जो मास है, यानी कि जो तो तुम बैठे हो दीवार अपने बेड पे, सोफे पे, ज्यादातर बेड पे बैठे होंगे, तो तुम्हें अर्थ ने अपनी तरफ खींच रखा है, तभी तो बेड पे बैठे हो, नहीं हवा में ना उड़ रहे होते स्पेस की तरह। तो अर्थ तुम्हारे ऊपर एक फोर्स लगा रही है, ग्रेविटी वाला फोर्स। तो ग्रेविटी वाला फोर्स क्या होता है, हमने अभी पढ़ा था, ग्रेविटी वाला फोर्स होता है m इंटू ए, फोर्स होता है m इंटू, अभी यहां पर एक्सेलरेशन लग रही mg, तो mg इज इक्वल टू जी m अपॉन r का स्क्वायर। तो यहां से एक बार देखो, ये m से ये m को काट दो, मार दिया, तो यहां से मेरे पास g की वैल्यू आ गई जी m/r स्क्वायर। ये होती है रिलेशन g और कैपिटल G का। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखो, जरूरत पड़ जाएगी पेपर में, डेरिवेशन भी आ सकती है इसकी, बिल्कुल सिंपल सा है। अब इसकी एक मजे की बात बताता हूँ, सर हमने ये क्यों किया। तुम्हें पता है अर्थ का मास कितना है? तुम्हें पता है अर्थ का रेडियस कितना है? हाँ सर पता है। कैसे निकाला अर्थ का रेडियस, या कैसे निकाला अर्थ का मास? अर्थ को किसी वेट पे रख दिया क्या? अर्थ को क्या किसी वेइंग मशीन के ऊपर रख दिया कि उसका मास पता चल गया? नहीं, इस फॉर्मूला से हम अर्थ का मास निकाल रहे हैं, इस फॉर्मूला से हम अर्थ का मास निकाल। कैसे? m की वैल्यू निकालेंगे, m इज इक्वल टू जी r स्क्वायर अपॉन जी। हमें इसकी वैल्यू पता है, हमें अर्थ का रेडियस पता है, तो अर्थ का मास आ जाता है। बिल्कुल सिंपल, कोई अर्थ का मास कैलकुलेट करने को बोलो तो इस फॉर्मूला से कर आओगे तुम, इसी वाले रिलेशन ऑफ जी। सही है, करके दिखाऊंगा, जरूरत नहीं है वैसे, बुक में शायद कर रखा होगा, पर फिर भी चलो देख लो। ओके, कैसे करेंगे समझो। तो हम क्या करेंगे, m इज इक्वल टू जी r स्क्वायर बाय जी। यहाँ पर g की वैल्यू 9.8, इसकी वैल्यू रखेंगे, इसकी वैल्यू होती है, अर्थ का रेडियस वैसे तो अलग अलग किताबों में अलग अलग है, बट अब अप्रॉक्सीमेटली 6400 किलोमीटर लेते हैं। 6400 किलोमीटर यानी कि 64 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर कर दो, और ये 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर। इसको सॉल्व करने के बाद अप्रॉक्सीमेटली आंसर आता है जी 6.018 इंटू 10⁻24 kg, जो कि आपने पढ़ा भी होगा। तो ऐसे अर्थ का मास निकाल सकते हो आप, रेडियस नहीं, सॉरी मास निकाल रहा हूं मैं, ये समझे। तो ये सिंपल सी भाषा है। अब बात करते हैं कि ये जो ग्रेविटी है ये अलग अलग जगह पर अलग अलग होती है। वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी कैसे निकालते हैं, वेरिएशन ऑफ जी
कैसे निकाला जाता है कि ग्रेविटी कैसे हाइट बढ़ने पे बढ़ेगी, हाइट कम होने पर कम होगी, या क्या होगा इक्वेटर पे और उस पर कैसे कैसे होती है। तो समझिए, वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी, वेरिएशन ऑफ जी विद हाइट, वेरिएशन ऑफ जी, जी मतलब ग्रेविटी विद हाइट, विद हाइट। तो समझो, मान लो मेरे पास ये अर्थ रही, ये ऑब्जेक्ट यहां पड़ा था इसके बिल्कुल सरफेस पे, तो अभी ग्रेविटी जी लग रही थी। मैंने इस ऑब्जेक्ट को उठाकर h हाइट ऊपर ले गया, यहां से अर्थ के सरफेस से h हाइट ऊपर ले गया, अर्थ के सरफेस से, याद रखना, h हाइट ऊपर ले गया। इसका रेडियस था कैपिटल R, इसका मास था m और अर्थ का मास था कैपिटल M। सही बात है। तो अगर ग्रेविटी ये वाली जी थी, छोटी वाली, जब सरफेस पे था, तो g इंटू एम बाई आर स्क्वायर थी। सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिल्कुल आसान है। अब मैं क्या करता हूं, जब मैं यहां पहुंच गया, तो मान लो ग्रेविटी जी डैश है, h हाइट पे ग्रेविटी जी डैश है। यहां पर भी वैसे ही निकाल लोगे। कैसे निकाल लोगे, यहां पर ग्रेविटी यानी कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन निकालने का फॉर्मूला जो कि होता है mg इज इक्वल टू जी m इंटू एम अपॉन इनके बीच का डिफरेंस, इनके बीच का डिस्टेंस जो होगा r प्लस h का स्क्वायर। अब ये ग्रेविटी अलग आएगी तो इसको जी डैश बोल रहा हूं, ग्रेविटी अलग आएगी ना, क्योंकि देखो ये बदल गया ना, नीचे वहां पर आर स्क्वायर आ रहा था, कैपिटल R था, कोई दिक्कत नहीं लो। तो ये बदल गया, यहां से फिर m और m को फिर मार दो, तो g डैश की वैल्यू क्या आई, जी m अपॉन r प्लस h का स्क्वायर। अब एक बात बताओ कि हाइट बढ़ने पर ग्रेविटी कम हो रही है ज्यादा हो रही है। देखो नीचे वाली वैल्यू ये थी, जो ऊपर वाली तो सेम है, नीचे वाली वैल्यू यहां पर ज्यादा आएगी, r में कुछ ऐड कर दिया है, तो नीचे वाली ज्यादा वैल्यू, तो टोटल वैल्यू कम हो जाएगी। यानी जैसे जैसे आपकी हाइट बढ़ेगी, जैसे जैसे आपकी हाइट बढ़ेगी, हाइट आपकी मतलब लंबे नहीं हो गए आप जब धरती से जितनी दूर दूर जाओगे, अर्थ के सरफेस से इतनी दूर 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 ऊपर जाते रहोगे, तो ग्रेविटी की वैल्यू कम होती रहेगी, ग्रेविटी की वैल्यू कम होती रहेगी। ये ऐसा समझ के देखो, आप जा रहे हो धरती के ऊपर से, ऐसे ऊपर जा रहे हो, कम 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 होते 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 तभी तो स्पेस आया, ग्रेविटी जीरो हो गई। अगर ग्रेविटी बढ़ती तो स्पेस में तो ग्रेविटी ज्यादा होती, तो वहां कैसे उड़ सकते तुम, वहां पर तो और फोर्स लगता, धरती की तरफ नहीं होता ना, ऐसे जैसे दूर जाते हो स्पेस जाते जाते तो बिल्कुल जीरो ग्रेविटी हो जाती। जहां पर आपके एस्ट्रोनॉट उड़ते हैं, मतलब उनको खींचने वाला कोई फोर्स नहीं है। क्लियर है बात, पक्का, ठीक है। ऐसे ही उल्टा करोगे, जब उल्टा करोगे कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट हाइट की जगह अर्थ के बीच में यहां पर पहुंच गया, अर्थ के बीच में यहां पर पहुंच गया, मान लो ये अर्थ से यहां पर h हाइट नीचे आ गया, सरफेस से h नीचे चला गया, तो यहां पर हो जाएगा r माइनस h का स्क्वायर। अब ये वैल्यू इससे छोटी हो गई, यानी कि जैसे जैसे अंदर आओगे तो ग्रेविटी बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, बढ़ते 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 एक बारी और आता है, वैसे तो यहां पर जीरो हो जाती है, समझे। r माइनस एच आएगा, r माइनस एच 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 एच, ये वैल्यू कम होती जा रही होगा, एक टाइम पर ये जीरो हो जाएगी, एक टाइम पर ये जीरो हो जाएगी, तो ये वैल्यू जीरो ही हो जाएगी। बट एक टाइम पर तो इससे कम वैल्यू आ रही है, जब तक ये जीरो नहीं होगी तब तक तो इससे कम रहेगी, जब तक इससे कम रहेगी तो ग्रेविटी की वैल्यू बढ़ती रहेगी। हाइट कम कर दोगे, अर्थ के पास आते रहोगे तो ग्रेविटी की वैल्यू, अर्थ के अंदर घुस जाओगे तो ग्रेविटी ज्यादा फील होगी तुम्हें। समझे नहीं समझे। अब एक मजे की बात और बताता हूं तुम्हें। अब ये हाइट देखो, अर्थ से दूर जाओगे तो ग्रेविटी बढ़ेगी नहीं सर, कम होगी। अर्थ से दूर जाओगे तो ग्रेविटी कम होगी, अर्थ के पास आओगे तो ग्रेविटी बढ़ेगी, अर्थ के अंदर घुस जाओगे तो ग्रेविटी बढ़ते 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 सेंटर पे जाकर जीरो हो जाएगी। सही है। अब तुम्हें पता है कि अर्थ एक बल्जिंग स्फीयर है, बल्जिंग स्फीयर मतलब ये उसका इक्वेटर है, तो वो इक्वेटर से ज्यादा मोटा है, यहां से कम पतला मोटा है। अर्थ ऐसे फैला हुआ, जो पूरा गोल नहीं है अर्थ ना, इक्वेटर से थोड़ा सा ऐसे फैल रखा है, इक्वेटर से, बाकी से थोड़ा थोड़ा पतला है। सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला डिस्टेंस, ये इक्वेटर वाला डिस्टेंस सेंटर से ज्यादा दूर हुआ और ये ज्यादा हुआ। मान लो ये r है, इसको मैं r डैश बोल दूं, तो यानी इक्वेटर वाला रेडियस ज्यादा है पोल वाले रेडियस से। बल्जिंग स्फीयर यही तो होता है, ये इक्वेटर है, ये यहां पर जो रेडियस है वो यहां के रेडियस से कम है, यानी कि ये वाला पॉइंट, हम जब यहां बैठेंगे तो हम अर्थ से ज्यादा दूर हो गए, हम अर्थ से ज्यादा दूर हो गए ना सेंटर से, तो यहां पर ग्रेविटी कम लगेगी, यहां पर ग्रेविटी कम मिलेगी। ऑब्वियसली आपको इक्वेटर के ऊपर ग्रेविटी की वैल्यू कम होती है,
पोल्स के ऊपर ग्रेविटी की वैल्यू ज्यादा होती है। अब समझ में आया क्यों होती है ऐसा? पक्की बात है, क्योंकि यहां पर दूर चले गए आप उससे, जितना दूर जा रहे थे अर्थ के सेंटर से तो ग्रेविटी बढ़ रही थी, सॉरी कम हो रही थी। जैसे जैसे सेंटर के पास आ रहे हो तो ग्रेविटी कम होती है। क्लियर है? तो पोल्स पे ग्रेविटी उल्टा बोल ही जा रहा हूं मैं, सेंटर के पास आओगे ग्रेविटी ज्यादा, सेंटर से दूर जाओगे तो ग्रेविटी कम। तो पोल्स पे ग्रेविटी ज्यादा होगी, इक्वेटर पे ग्रेविटी कम होगी। पहाड़ों पे चले जाओगे तो ग्रेविटी और कम होगी। समझे समझे? जितनी हाइट पे जाते रहोगे तो ग्रेविटी कम होती जाएगी। पक्की बात है। सेंटर पे, अर्थ के सेंटर पे ग्रेविटी जीरो होती है, अर्थ से बहुत दूर चले जाओगे तो भी ग्रेविटी जीरो होती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखना। क्यों होती है कोई पूछ ले तो इसको एक्सप्लेन कर देना। पक्की बात? तो ठीक है, पढ़ते रहिए। हम मिलते हैं अगले किसी टॉपिक में, तब तक एंजॉय करिए, खुश रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, बाय बाय।